गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः हम नए चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स अनुवांशिकी एवं अभियांत्रिकी चैप्टर को लेकर आज मिल रहे हैं और इस चैप्टर को के IMP क्वेश्चन आज इस टेस्ट सीरीज में IMP क्वेश्चन सीरीज में देख रहे हैं। अब हम तो इस IMP क्वेश्चन सीरीज में आज हम पुनः प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स चैप्टर को यहाँ स्टडी करने वाले हैं, उसके IMP क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहला वो IMP क्वेश्चन जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का है वो कौन सा क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडेलियन के मोनोहाइब्रिड संकर के अनुसार जब अक्षीय फूल वाले बगीचे के मटर का अंत्य फूल के साथ संकरण किया जाता है तो वह हमेशा अक्षीय फूलों का उत्पादन करता है। ऐसा निम्न के कारण होता है। As per Mendelian monohybrid cross, when a garden pea with axial flower is crossed with the terminal flower, it produces always axial flower due to मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे उसमें से एक लक्षण की बात कर रहे हैं, पुष्प की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर। हमने बताया पोजीशन ऑफ फ्लावर में 2 प्रकार की पोजीशन होती है, एक अक्षीय एक्सियल और दूसरी होती है अंत्य या टर्मिनल। इन दोनों स्थितियों में अक्षीय और टर्मिनल मतलब इन दोनों दो पुष्प लिए हैं, 2 पौधे लिए हैं जिनमें एक का पुष्प में पुष्प की स्थिति अक्षीय थी। मतलब यहां से देखें यदि हम एक इन्होंने लिया नर पौधा, इधर मादा पौधा। नर पौधा में अक्षीय पुष्प की स्थिति है और इधर है अंत्य, ये एक्सियल और ये टर्मिनल। एक्सियल स्थिति इधर है, टर्मिनल स्थिति, टर्मिनल पोजीशन। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिले थे? एक्सियल या अक्षीय मिले। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है, मेंडल को देखते हैं, एक तरफ उन्होंने लंबे पौधे लिए, एक तरफ बोने पौधे लिए और F1 पीढ़ी में सारे पौधे उनको कैसे मिले थे? लंबे। इससे एक बात सिद्ध होती है कि यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन था? लंबेपन का। वैसा यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है? अक्षीय या एक्सियल टर्मिनल। मतलब ये प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ से उत्तर में चलें, क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन में चलें तो प्रभावी लक्षण, सम्मिश्रक लक्षण, अप्रबल लक्षण, अपूर्ण लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट, ब्लेंडिंग ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, इनकम्प्लीट ट्रेट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट ट्रेट। प्रभावी लक्षण या क्या कहलाएगा? वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। तो प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट प्रभावी लक्षण जो है वही F1 पीढ़ी में अपने आप को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। तो ये मेंडल का प्रभाविता का नियम भी यही बताता है और इसका सही उत्तर क्या है? प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट ट्रेट। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहां से पहला प्रश्न देखा है हमने ये IMP क्वेश्चन सीरीज का। IMP क्वेश्चन सीरीज का अब हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने बायोटेक्नोलॉजी देखा है, जेनेटिक या अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने जो है इस प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड पढ़ी है और उस प्लांट ब्रीडिंग की मेथड में जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और ले जाने वाला वो वाहन जो है वो हम क्या कहते हैं? उस वाहन को प्लाज्मिड। वो वाहन क्या है? प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड के लिए ही किसकी आवश्यकता होती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या प्रतिबंधन एंजाइम्स की। इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजी की कैंची भी कहते हैं, जिससे इसे काटा जाता है। इस प्लाज्मिड को, ये जो प्लाज्मिड है डबल स्टैंडर्ड है, ये वृत्ताकार DNA, इसको काट कर यहां से काटा
और इसको काट कर यहाँ पर लगाया जाता है। हमने देखा है यहाँ दूसरे जीन को, जिसको हम बोलते हैं यहाँ का काम का जीन, जिसे हम बोल सकते हैं नीफ जीन, इसे काट कर लगाया। तो ये जो काटने के लिए जरूरत पड़ती है कैंची की, और वो कैंची बायोलॉजी में कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? मॉलिक्यूलर सीजर। और वो जो है, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से की जाती है, किस जीव से प्राप्त होती है, वो जीव बताना है, प्लाज्मिड जीव नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक मुख्य डीएनए के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे नाम दिया गया है प्लाज्मिड। ये वाहन की तरह कार्य करता है, और ये वाहन जो होता है उपस्थित किसमें होता है? बैक्टीरिया में, जीवाणु में। तो बैक्टीरिया या जीवाणु से प्राप्त क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीवाणु। प्लाज्मिड नहीं है, कभी भी आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड, पर आप इसका गलत उत्तर लगा देते प्लाज्मिड। तो इसका सही उत्तर क्या है? बैक्टीरिया या जीवाणु। तो यहाँ से हमको सही उत्तर मिल गया, जीवाणु या बैक्टीरिया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। आईएमपी सीरीज का अगला प्रश्न जो है हमारे पास, कुछ जीवाणु में देखे जाने वाले अतिरिक्त केंद्रक सूत्रीय डीएनए को कहा जाता है। ये प्रश्न आ गया है। कुछ जीवाणु में देखे जाने वाले अतिरिक्त केंद्रक सूत्रीय डीएनए को कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सीन इन सर्टेन बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज। अभी मैंने बताया बैक्टीरिया के का मुख्य डीएनए के साथ साथ उसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। क्या नाम दिया गया है? प्लाज्मिड। अभी मैंने बताया। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा डीएनए है। कैसा डीएनए है? प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा डीएनए है बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर, जो कि काम कैसा करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी में अपनी मदद करता है। इसकी सहायता से ही उस मुख्य जीन नीफ जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। वो क्या है? प्लाज्मिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लाज्मिड। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला जो आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का प्रश्न है, सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है। 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 अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज। अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज। सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है इनमें से। माइक्रो प्रोपगेशन का सीधा मतलब है कि ये जो प्रक्रिया है इसे ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और टिश्यू कल्चर में हम इस टिश्यू कल्चर नामक तकनीक के अंदर हम कोशिकाओं का समूह लेते हैं। मतलब क्या लेते हैं? ऊतक, टिश्यू लेते हैं, और इसे कल्चर माध्यम में उगाते हैं, जिससे इससे जितने हम इसमें ऊतक में जितनी कोशिकाएं होती उतने ही पौधे निर्मित होते हैं। अधिकतर ये गार्डनर्स मतलब नर्सरी वाले इसका प्रयोग करते हैं, इस तकनीक का, माइक्रो प्रोपगेशन का। और इस माइक्रो प्रोपगेशन एक तकनीक है जिसमें यहाँ से क्या किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की तकनीक है, संकरण की ही तकनीक है। लेकिन क्या है यहाँ? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। कायिक संकरण जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, उसी की एक तकनीक है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है उसी के अंदर माइक्रो प्रोपगेशन आता है। या माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर ही क्या ले सकते हैं हम? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम दो पौधे लेते हैं जो अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं, या एक ही जाति में दो अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। इन दोनों पौधे का जीव द्रव्य हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। जीव द्रव्य को क्या कर देते हैं? हम मिक्स कर देते हैं इन दोनों पौधे में। एक पौधे में केंद्रक होगा और दूसरे पौधे की कोशिका में केंद्रक नहीं होगा। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक है, इससे लक्षणों को बढ़ाया जाता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक में किसका प्रयोग करते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का। सोमेटिक हाइब्रिडाइज करके मतलब एक पौधे में मान लो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, डिसीज रेजिस्टेंट है, और दूसरे में उत्पादन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। इसका हमने सिर्फ जीवद्रव्य लिया है और इसमें हमने केंद्रक लिया, इन दोनों को फ्यूज कर दिया। तो इसमें इधर से केंद्रक आया और इधर का जीवद्रव्य आया, मटेरियल पूरा इसका आया और केंद्रक इसका आया। और इस पौधे में दोनों आए, रोग प्रतिरोधी भी क्षमता है और उत्पादन ज्यादा भी क्षमता होती है। दोनों लक्षण आ गए। अब इस कोशिका को हम कहाँ ले जाते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन में इस
कल्चर माध्यम में, और ये पूरे के पूरे पौधे का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इस प्रकार हम इस एक कोशिका से पूरे के पूरे पौधे का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। आपको तो इसका आंसर याद ही रखना है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है जिसका नाम क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर बताया गया है। अगला है पीले मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी किस्म परभाणी क्रांति संबंधित है। येलो मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी परभाणी क्रांति बिलोंग्स टू। येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट है एक वैरायटी जिसमें येलो मोज़ेक वायरस नहीं होता, उस वैरायटी को, ऐसी वैरायटी है येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट। जैसे अगर मान लो हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना दी तो हम रेजिस्टेंट हो जाएंगे कोरोना वायरस के लिए, फिर हमको कोरोना वायरस नहीं होगा। ऐसी ही एक वैरायटी उत्पन्न की गई है जिसका नाम है प्रभानी क्रांति। वो प्रभानी क्रांति किसके लिए रेजिस्टेंट है, येलो मोज़ेक वायरस से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो येलो मोज़ेक वायरस से प्रभाव नहीं पड़ने वाली रेजिस्टेंट वैरायटी है, वो किसकी वैरायटी है, तो वो वैरायटी है भिंडी की। ध्यान रखना है वो वैरायटी किसकी है, भिंडी की। भिंडी की ही वो वैरायटी जिसका नाम है प्रभानी क्रांति। बहुत फेमस क्वेश्चन है और हो सकता है पीएटी में इस साल आ रहा हो। प्रभानी क्रांति जो है, प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी है, भिंडी की, जो येलो मोज़ेक वायरस के लिए ससेप्टिबल है। तो वैरायटी कौन सी है, किसकी वैरायटी है, वो भिंडी की। अगला जो प्रश्न है यहां से हमारा, फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स को यदि हम देखने जाएं तो हमने पढ़ा है बीजांड, ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा है, और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में यहां पर ये भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक, भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक होता है, और इस एम्ब्रियोसेक के अंदर ही हम यहां से देखते हैं कि यहाँ पोलर केंद्रक, इधर एंटीपोडल सेल्स, और इधर होती है ये एग या अंडाणु और सिनर्जिड्स। तो ये सिनर्जिड्स और अंडाणु, इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर कहा जाता है एग फिलीफॉर्म ऑपरेटस या फिलीफॉर्म उपकरण। किस किस को मिलाकर, सिनर्जिड धन अंडे को, मतलब एग होगा नहीं, केवल अकेला जायगोट भी नहीं होगा, सस्पेंसर भी नहीं होगा, सिनर्जिड्स। सहायक कोशिका इसका क्या होगा, सही उत्तर। सिनर्जिड्स और ये जो अंडा है ये मिलकर क्या बनाते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। पर ये अंडा केवल सही उत्तर नहीं, इसका सही उत्तर दोनों में से चुनना है, अंडा और सिनर्जिड्स में से। तो सही उत्तर क्या आएगा, सिनर्जिड्स। सहायक कोशिका इसका क्या आएगा, सही उत्तर। तो जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस या फिलीफॉर्म उपकरण जो है ये किसका उदाहरण है, सिनर्जिड्स जो है इसको कहा जाता है। तो इन दोनों अंडे और दोनों में से सही उत्तर क्या है, सिनर्जिड्स, और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यहां से आवृत बीज पौधे के भ्रूणपोष इन एंजियोस्पर्म, द एंडोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म किससे बनता है, तो मैंने बताया था कि यहाँ का नर युग्म एन का यदि फ्यूजन हो जाए मादा के पोलर केंद्रक से 2n, जो कि पोलर केंद्रक है, नर युग्म n और ये पोलर केंद्रक के युग्मन से बनता है 3n, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म। क्या नाम दिया गया है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। तो ये एंजियोस्पर्म में जब नर युग्म किसके साथ निषेचन करे, दोहरे निषेचन में 2n मतलब पोलर केंद्रक से निषेचन करे तो बनने वाला 3n जो होता है ट्रिप्लॉइड, इसे क्या बोला गया है, ट्रिप्लॉइड, 3n ट्रिप्लॉइड बनता है। मतलब इसका सही उत्तर क्या है, त्रिगुणित। किसकी बात चल रही है, ये एंजियोस्पर्म आवृत बीजी की बात चल रही है। अगर हम बात करें आवृत बीजी को छोड़कर, एंजियोस्पर्म को छोड़कर, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी को छोड़कर जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना वहां पर भ्रूणपोष होता है अगुणित।
हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में कैसा होगा? हैप्लॉइड। भ्रूण पोष कैसा होगा? हैप्लॉइड या अगुणित होगा। लेकिन एंजियोस्पर्म पूछा है तो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। ये ध्यान रखना है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड या अगुणित होगा। तो सही उत्तर अभी इसका क्या है? ट्रिप्लॉइड, द्विगुणित होगा। अगला प्रश्न, F2 पीढ़ी के लंबे पौधे के जीन प्रारूप को सुनिश्चित करने हेतु मेंडल ने इनका एक बोने पौधे के साथ संकरण करवाया। यह संकरण दर्शाता है टू डिटर्मिनेट द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। F1 जनरेशन नहीं, किसका टाल प्लांट है? F2 जनरेशन। मेंडल क्रॉस्ड दिस प्लांट विद द डॉर्फ प्लांट। दिस क्रॉस रिप्रेजेंट F2 to determine the genotype of tall plant of F2 generation. Mendel crossed these plants with the dwarf plant. This cross represents, तो ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेगा? चलते हम यहां से, ये F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये मेल प्लांट और ये फीमेल प्लांट, समझते हैं इसको। ये टॉल, ये डॉर्फ प्लांट लिए, इधर से आया टाल, इधर से आया स्मॉल टी, दोनों क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन। फिर इसका फिर निकाला तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आया F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में प्लांट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लांट प्योर टाल है या हाइब्रिड टॉल है। तो इसका क्रॉस उन्होंने पिछले क्रॉस से करवाया। किससे करवाया उन्होंने? उसके किससे करवाया है क्रॉस इस प्लांट का? उन्होंने उसके रेसेसिव से कराया। या तो F1 का रेसेसिव से कराएं या F2 जो प्लांट है टाल का रेसेसिव से कराएं। इसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। यहाँ भ्रमित हो रहे थे, क्यों भ्रमित हो रहे थे? क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि F1 जनरेशन का अपने किसी भी जनक से, किसी भी पेरेंट्स से क्रॉस करवाना बैक क्रॉस, और उस F1 जनरेशन का अपने रेसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। लेकिन यहाँ पर F1 जनरेशन की जगह अभी प्रयोग किया प्रश्न में F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में 3 कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसमें से इन दोनों में से कौन टाल है और कौन होमोजाइगस और कौन हेटेरोजाइगस है। ये हम पता किससे लगाएंगे? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कौन है इन दोनों पौधों में से। तो ये पता लगाने के लिए मेंडल ने उसको क्रॉस किससे किया? रेसेसिव से। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन के साथ क्रॉस करेंगे तो एक पौधा उसमें क्या आएगा? बोना। और इससे अगर क्रॉस करेंगे तो एक भी पौधा बोना नहीं आएगा। इससे समझ में आ जाएगा कि सारे पौधे अगर लंबे आए इससे क्रॉस, इसका क्रॉस यदि इससे कराया, सारे पौधे लंबे आए, इसका मतलब ये प्योर है। और इसका क्रॉस अगर इससे करवाया, सारे पौधे में कुछ पौधे कैसे आएंगे? बोने। इसका मतलब ये क्या है? हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी है हेटेरोजाइगस, और ये क्या है? होमोजाइगस। ये मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करके ही पता लगाया है। इसे भी क्या कहा जाएगा? टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ कंफ्यूजन था, इसलिए इस प्रश्न को डाला गया है। और टेस्ट क्रॉस कई बार प्रश्नों के रूप में पूछा गया है पीएटी में। तो यहाँ से इसका सही उत्तर क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण होगा। जीनोटाइप ऑफ अ टाल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन का टाल प्लांट, 2 कॉम्बिनेशन होंगे, या तो ये होगा F2 जनरेशन में, या फिर क्या होगा? ये। तो इन दोनों में से कौन सा है? F2 जनरेशन में कौन होमोजाइगस, कौन हेटेरोजाइगस? किससे कराया है? डॉर्फ प्लांट से, मतलब स्मॉल टी से, अभी जो मैंने बताया। तो ये क्या है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण है ये। अब यहां से अगला प्रश्न जो है, बायोफोर्टिफिकेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स विच आर। बायोफोर्टिफिकेशन का तात्पर्य उन फसलीय पौधे के विकास से हैं जो, ये प्रश्न वैसे के वैसे ही परीक्षा में आएंगे। फिर बता रहा हूं मैं, कुछ प्रश्न के बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर ये प्रश्न आया तो वैसा का वैसा ही आएगा, ऑप्शन भी नहीं बदलेगा, ऑप्शन का सीक्वेंस भी नहीं बदलेगा आपको परीक्षा में। तो बायोफोर्टिफिकेशन का तात्पर्य उन फसलीय पौधे के विकास से है जो, तो इसका है सही उत्तर जिनकी पोषण गुणवत्ता उन्नत होती है।
बायोफोर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? फसली पौधे के विकास से, जिनकी पोषण गुणवत्ता उन्नत होती है, हैविंग इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। बायोफोर्टिफिकेशन किया ही किस लिए जाता है, किसके लिए? हैविंग इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी, बाकी क्वालिटीज कोई लेना देना नहीं, पेस्ट रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, डिसीज रेजिस्टेंस से मतलब नहीं, आयरन कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो क्या है? न्यूट्रिशनल क्वालिटी देखी जाती है, उन्नत जो है गुणवत्ता, पोषण गुणवत्ता उन्नत होना चाहिए, इसको देखा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन में। तो बायोफोर्टिफिकेशन था, आपको याद रखना है, वैसा का वैसा ही। आगे अगर हम देखें यहां से 2n प्लस माइनस 2 कैरियोटाइप स्थिति को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता, बहुप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एलोपोलीप्लॉइडी, मोनोसोमी। तो हम ध्यान रखते हैं कि हमने पढ़ा था एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में मैंने बताया था कि अगर सेट बढ़े n, 2n, 3n, 4n, इस तरह से यदि सेट बढ़े तो क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी। और यदि सेट कांस्टेंट रहे, गुणसूत्र की संख्या बढ़े या फिर घटे, तो उसे कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हाइपर एन्यूप्लॉइडी और हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपर में गुणसूत्र बढ़ते हैं और सब में मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी ऐसा लगाया था, हमने बताया था। तो ये सोमी लगती है यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी में। तो इसका मतलब है कि ये सही उत्तर क्या है? असुगुणिता। 2n प्लस माइनस 1 या 2n प्लस माइनस 2। तो ये जो है सब किस में आता है? हाइपोपोलीप्लॉइडी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी। तो ये सब एन्यूप्लॉइडी है, मतलब इसका सही उत्तर क्या है? एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता है इस कंडीशन के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंतः संकरण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन की बात चल रही है, इनब्रीडिंग की बात चल रही है। इनब्रीडिंग का मतलब है पति पत्नी और उनके बच्चे मतलब भाई बहन, भाई बहन में फिर से क्रॉस हुआ, शादी हुई, उनके जो बच्चे हुए, भाई बहन हुए, उनमें फिर क्रॉस हुआ, इस तरह से चलने वाला संकरण जो कहलाता, वो क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग या अंतः संकरण कहलाता है। इस अंतः संकरण में क्या है, इसके फायदे क्या है, वो तो यहाँ दिए हैं, पर एक फायदा उनमें नहीं है। 4 उत्तर में से एक उत्तर गलत है, बाकी 3 उसके स्टेटमेंट सब सही है। तो सही वाला हम देखेंगे और साथ में गलत वाला देखेंगे कौन सा गलत है, वही हमारा उत्तर होगा। नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये बताना, बाकी सब सही है। इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। यह समान नस्ल के जंतुओं के बीच प्रजनन है, मैंने बताया सही बात है कि नस्ल के बीच में, क्योंकि भाई बहन के साथ होने वाला ये क्या है? शादी है, मतलब एक ही नस्ल के बीच में होने वाला संकरण है, ये तो सही बात है, मतलब ये हमारे काम का उत्तर नहीं है। इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये तो क्या बढ़ाता है? होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। एक यहां से समयुग्मजता को ये क्या करता है? बढ़ाता है। हमने बताया था कि अगर प्लांट इस तरह का है तो इसको अगर हमको बदलना है इस तरह में, हेट्रोजाइगस से होमोजाइगस करना है, तो ये क्या करना पड़ता? अंतर संकरण, इनब्रीडिंग करना पड़ती है, जिससे हेट्रोजाइगोसिटी कम होती है और होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। और ये कह रहा है कि समयुग्मजता को कम करता है, मतलब उत्तर तो यही गलत है और ये गलत है, मतलब यही हमारा क्या है? सही उत्तर। पर बाकी का ऑप्शन फिर चेक कर लेते हैं। यह हानिकारक अप्रभावित जीन्स को दर्शाता है। इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, सही बात है। इन ब्रीडिंग हमेशा हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, जो हानिकारक और रिसेसिव अवस्था में पड़े, जो दिखाई नहीं देते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? उभर कर सामने आ जाते हैं। किसमें? इन ब्रीडिंग में, मतलब ये भी सही बात है। इट हेल्प्स इन अकुमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, यह सर्वश्रेष्ठ जीन का संग्रहण करता है, सही बात है। ये अलग नहीं होने देता, पॉपुलेशन में बनाए रखता है अच्छे जीनों को। तो ये सब तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत यही है, और गलत ही बताना था इसमें। गलत है बी, होमोजाइगोसिटी को डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है।
अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। शक्ति, रतन और प्रोटीना मक्का की किस्में निम्न में से परिपूर्ण होती है। शक्ति, रतन एंड प्रोटीना वैरायटी ऑफ मेज आर रिच इन। तो शक्ति, रतन और प्रोटीना जो दो वैरायटी है, ये मेज की वैरायटी है, मक्का की किस्में है शक्ति, रतन और प्रोटीना। ये किससे रीच होती, किस क्या भरा होता है इनमें? तो इनमें भरा होता है लाइसिन, एक अमीनो अम्ल है जिसको क्या कहा गया है, लाइसिन। तो लाइसिन इनमें भरा होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ग्लाइसिन, फैट्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, केवल क्या होता है, लाइसिन। तो लाइसिन से ये भरी हुई किस्में हैं। कौन कौन सी? प्रोटीना और शक्ति रतन। प्रोटीना और शक्ति रतन किसकी वैरायटी है? मक्का की वैरायटी है, मेज की वैरायटी है। क्या भरा है, लाइसिन या लाइसिन। तो ये सही उत्तर है। और ये सारे प्रश्न हमने देखे हैं किससे रिलेटेड, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी से संबंधित हमने ये प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ये वो सारे प्रश्न हैं जो पीएटी एग्जाम में प्रश्न वैसे आने का चांस है, या हो सकता है कि इनसे संबंधित कोई कंसेप्ट पीएटी एग्जाम में आए। आप कंसेप्ट भी आएगी तो भी आप कर सकते हो, और ये से आया तो भी आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।